Hello friends, welcome to my YouTube channel Biology Study. I am Meena Chaudhary. In last video, we complete the monohybrid cross. So today we start the laws of inheritance. तो हमारी NCERT से रीड करते हैं पहले हम. Based on his observation on monohybrid crosses, Mendel proposed two general rules to consolidate his understanding of inheritance in monohybrid crosses. तो अपनी ऑब्जर्वेशंस के अकॉर्डिंग जो मेंडल ने ऑब्ज़र्व किया था मोनो हाइब्रिड क्रॉसेस में, उसके लिए उन्होंने दो जनरल रूल्स बनाए थे जो कि जिनको हम बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट द लॉ ऑफ डोमिनेंस. द करेक्टर्स आर कंट्रोल बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर्स. जो करेक्टर्स होते हैं वो कि अलग अलग यूनिट्स के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, जिनको फैक्टर्स बोलते हैं. ये मेंडल ने कहा था, लेकिन जो फैक्टर्स हैं आज हम जानते हैं वो जीन्स होते हैं जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं. द सेकंड इज़ फैक्टर्स ऑकर इन पेयर. जो फैक्टर्स होते हैं इनकी जीन्स होते हैं ना, वो पेयर में पाए जाते हैं. ठीक है. इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स वन मेंबर ऑफ पेयर डोमिनेट द अदर. ठीक है. इनमें जो अलग अलग अगर फैक्टर्स हैं, अलग अलग जीन्स हैं, तो वो उनमें जो डोमिनेंट होगा ना, वो डोमिनेट करेगा रिसेसिव के ऊपर. The law of dominance is used to explain the expression of only one of the parental character in a monohybrid cross in the F1 and the expression of both in the F2. It also explains the proportion of 3:1 obtained at a F2. जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है उसको यूज़ किया जाता है कि जो डोमिनेटिंग पेरेंट है उसका करेक्टर ही दिखता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, यानी कि F1 में, फीलियल जनरेशन 1 में, और जो F2 है उसमें दोनों ही पेरेंट्स के करेक्टर दिखते हैं. कौन से प्रपोर्शन में? 3:1 में. ठीक है. क्योंकि इनमें 1 क्या होता है? रिसेसिव होता है, स्मॉल स्मॉल होते हैं. ठीक है. और जो बाकी 3 होते हैं, जैसे 3 टॉल हैं तो 1 क्या है? डॉर्फ हो गया. ठीक है. Now we come to second law of segregation. This law is based on the fact that the alleles do not show any blending and that both the characters recovered as such in the F2 generation through one of these is not seen at F1 stage. ठीक है. तो इसमें लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को लॉ ऑफ प्योरिटी भी कहा जाता है कि उसकी इसमें ब्लेंडिंग और मिक्सिंग नहीं दिखती है. अगर जो कोई एलील कैपिटल टी स्मॉल टी है और कोई कैपिटल टी है, तो उनमें कोई ब्लेंडिंग नहीं होगी. ऐसा नहीं है कि जो कैपिटल टी स्मॉल टी है उसकी कुछ अलग ही हाइट होगी, क्योंकि उसमें जो कैपिटल टी है वो डोमिनेट कर रहा होगा, तो उसकी हाइट भी पेरेंट के टॉल प्लांट के बराबर ही होगी. ठीक है. इसमें कोई ब्लेंडिंग या मिक्सिंग अप नहीं हो. और इसमें दोनों ही करेक्टर जो F2 जनरेशन है उसमें दिखेंगे, क्योंकि उसमें कैपिटल टी भी होगा होमोजाइगस, कैपिटल टी स्मॉल टी हेट्रोजाइगस टॉल भी होगा, और स्मॉल टी रिसेसिव भी होगा. ठीक है. तो इसमें जो F2 जनरेशन है उनमें जो पेरेंट्स हैं वो दोनों पेरेंट्स के ही करेक्टर दिखेंगे, लेकिन जो F1 जनरेशन है उसमें खाली एक ही पेरेंट के इसमें करेक्टर दिखते हैं, क्योंकि इसमें कोई ब्लेंडिंग नहीं होती. तो ऐसा नहीं है कि जो कैपिटल टी और स्मॉल टी बन रहा है उसकी जो हाइट है वो अलग हो. उसकी हाइट जो है वो टॉल प्लांट के बराबर ही होगी. ठीक है. द पेरेंट्स contain two allele during gamete formation. The factors or allele of a pair of segregate from each other such that the gamete receive only one of the two factors. तो इसमें जो दो एलील्स हैं गैमेट फॉर्मेशन के टाइम जो बन रहे हैं उनमें पेयर ऑफ सेग्रीगेशन होता है. ठीक है. ऐसा मतलब दोनों को जो एलील हैं कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों ही अपना अलग व्यवहार दिखाएंगे, वो उनमें मिक्सिंग अप नहीं होगी. ठीक है. Of course, a homozygous parent produce all gametes that are similar, while a heterozygous one produce two kind of gamete, each having one allele with a equal proportion. इसमें जो पेरेंट्स हैं, जो होमोजाइगस पेरेंट्स हैं ना, वो सभी जो गैमेट्स बनाएंगे वो एक ही टाइप्स के बनाएंगे. ठीक है. सिमिलर टाइप्स के उसमें गैमेट्स बनते हैं, लेकिन जो हेट्रोजाइगस जो पेरेंट है यानी कि कैपिटल टी और स्मॉल टी है, वो दो अपने अलग अलग काइंड के उसमें गैमेट बनेंगे. एक कैपिटल टी और दूसरा स्मॉल टी, दोनों ही 50-50% अपना रेशियो दिखाते हैं. ठीक है. उसमें ऐसा नहीं है कि कैपिटल टी का जो रेशियो है वो ज़्यादा होगा और स्मॉल टी का कम होता है. दोनों ही अपने सेम जो रेशियो है वो दिखाएंगे.
जैसे कि ये कैपिटल टी होमोजाइगस पेरेंट है, इसके गैमेट बनेंगे सारे एक ही टाइप्स के कैपिटल टी और कैपिटल टी। जो हेट्रोजाइगस पेरेंट है, इसके गैमेट क्या बनते हैं, दोनों तरह के ही बन रहे हैं, कैपिटल टी भी बन रहा है, स्मॉल टी भी बन रहा है, और दोनों ही 50-50% है, यानी कि सेम रेशियो में। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है ना, उसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं। एक तो है इसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस और दूसरा है कोडोमिनेंस। तो जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है वो क्या कह रहा कि जो डोमिनेटिव एलील है यानी कि कैपिटल टी है, वो क्या है, जो स्मॉल टी है रिसेसिव, उसके ऊपर डोमिनेटिंग करेक्टर दिखा रहा था। ठीक है, तो उसके कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसमें क्या होता है, जो फ्लावर कलर हैं जो पेरेंट्स के हैं, उससे कुछ थर्ड कलर ही निकल के आ रहा है F1 जनरेशन में। ठीक है, तो इसीलिए इसको इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहा गया था, क्योंकि इसमें कोई भी जो डोमिनेटिंग कलर है जो पेरेंट्स का था वो नहीं दिख रहा है नेक्स्ट जनरेशन में। तो ये ना किसके द्वारा जो एक्सेप्शन दिया गया था, ये कार्ल गैरेंस के द्वारा दिया गया था। जो कि कौन कौन से फ्लावर थे, एक तो मिराबिलिस जलापास था, और एंटीरिनस मेजस है, स्नैपड्रैगन या कि इसको हम डॉग फ्लावर भी बोलते हैं। ठीक है, तो एक बार हम रीड करते हैं वहाँ से। When experiment on peas were repeated using other trait on other plant, it was found that sometimes the F1 had a phenotype that did not resemble either of the two parents and was in between the two. तो इसमें क्या हुआ था, जब एक्सपेरिमेंट करके देखा गया पी के अदर ट्रेड्स को लेके, जैसे कि टॉल और ड्वार्फ को ना लेके इन्होंने कलर लिया कैपिटल आर यानी कि रेड कलर, और स्मॉल आर वाइट कलर। तो इन्होंने क्या देखा कि उनके बीच में कुछ अलग ही कलर निकल के आ रहा है, जो कि इन दोनों के मिक्सअप से बन रहा है। जैसे हमने देखा है ना, हमारे जो प्राइमरी कलर है रेड और वाइट, जब हमको इनको मिक्सअप करते हैं तो हमारा पिंक कलर निकल के आता है। तो इसी तरह में F1 जनरेशन में भी पिंक फ्लावर बन रहा था। ठीक है, द इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर इन द डॉग फ्लावर, that is a snapdragon or antirrhinium species, is a good example to understand the incomplete dominance. In a cross between a true breeding red flower and the true breeding white flower, that is small r, the F1 generation, that is a capital R small r, was pink. When the F1 was self-pollinated, the F2 resulted in the following ratio, that is capital R red, एंड 2 कैपिटल आर स्मॉल आर, दैट इज़ पिंक, एंड 1 जो है वो बन रहा था स्मॉल आर वाइट। हियर द जीनोटाइप रेशियो वर एग्जैक्टली एज वी वुड एक्सपेक्ट इन द मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, बट द फिनोटाइप रेशियो हैज़ चेंज फ्रॉम 3:1 डोमिनेट ratio recessive ratio. What happened was the capital R was not completely dominant over small r, and is made it possible to distinguish a capital R small r as pink from the red and white. तो जो ये स्नैपड्रैगन फ्लावर है, इसमें देखा गया कि जो रेड और वाइट फ्लावर को क्रॉस करवाते हैं तो उसमें जो F1 जनरेशन आ रही थी वो पिंक आ रही थी, यानी कि जो एक गैमेट आर से आया था कैपिटल आर, और एक जो गैमेट है वो वाइट फ्लावर से आया था जो कि स्मॉल आर था। और इन दोनों को ही जब F1 जनरेशन में देखा गया तो इन्होंने पिंक कलर दिया था, यानी कि पिंक फ्लावर निकला। तो इसमें क्या हुआ था, जो फिनोटाइपिक रेशियो है ना, वो जो मेंडेलियन के मोनोहाइब्रिड क्रॉस के जैसे नहीं दिखा, क्योंकि फिनोटाइपिक रेशियो जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने देखा था उसमें 3:1 देखा था, लेकिन इसमें जो रेशियो आ रहा था वो 1:2:1 आ रहा था, क्योंकि एक तो रेड कलर फ्लावर बना, 2 उसमें पिंक कलर फ्लावर बन रहे थे, और एक इसमें जो है वाइट कलर फ्लावर बना। तो इसीलिए इसमें जो रेशो है वो फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक दोनों रेशो ही सेम आ रहे थे, 1:2:1। तो इसलिए जो कैपिटल आर है वॉज नॉट कम्प्लीटली डोमिनेटेड ओवर द स्मॉल आर, एंड दिस मेड इट पॉसिबल दैट जो कलर था पिंक, रेड एंड वाइट, ये तीनों ही डिस्टिंग्विश थे, अलग कलर थे। ठीक है, तो इसमें इसीलिए इनका जो जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो है वो सेम आ रहा था, जो रेड कलर है वो उस पर डोमिनेट नहीं हो रहा है, तो इसमें अलग ही जो कलर है वो आ रहा है। ठीक है, तो इसमें हमारी NCERT में जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का डायग्राम दिया है, इसके द्वारा हम पढ़ते हैं।
जो पेरेंटल जनरेशन है जिसमें हमने रेड कलर और वाइट कलर फ्लावर लिए हैं, इनको क्रॉस करवाने के बाद क्योंकि इसमें जो गैमीट हैं वो 50% जो कैपिटल आर है वो आ रहा है और 50% ही स्मॉल आर आ रहा है। इन दोनों गैमीट से जो F1 जनरेशन में प्रोजनी बन रही है वो बन रही है कैपिटल आर स्मॉल आर पिंक कलर की, जिसमें सभी जो कलर हैं फ्लावर हैं वो पिंक कलर के बन रहे हैं। फिर इन पिंक कलर के कैपिटल आर स्मॉल आर को हम कैपिटल आर स्मॉल आर से क्रॉस करवाते हैं, तो पनेट स्क्वायर में हमको फिर क्या मिल रहे हैं, फिनोटाइपिक रेशियो मिल रहे हैं F2 जनरेशन में रेड पिंक एंड वाइट, यानी कि एक रेड 2 पिंक और वाइट एक, ठीक है। और जीनोटाइप भी सेम ही मिल रहा है, यानी कि कैपिटल आर स्मॉल आर है, स्मॉल आर 2 पिंक हैं, एक रेड और एक वाइट है, ठीक है। और ये जो डायग्राम है ये है स्नैपड्रैगन का, ठीक है, जिसको हम लोग डॉग फ्लावर भी बोलते हैं। नाउ वी कम टू नेक्स्ट, दैट इज़ अ एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस क्या है, कोई जीन है जो कि ओरिजिनल जीन है, वो आगे जाके प्रोटीन बना रहा है, ठीक है, और प्रोटीन बना के वो अपना एक्सप्रेशन शो कर रहा है, अपना डोमिनेटिंग कैरेक्टर शो कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर उसमें कोई एवोल्यूशन आ जाता है तो म्यूटेशन के बाद क्या होगा, वो 3 केस बनेंगे उसमें। तो 3 केस क्या बन रहे हैं, एक जो म्यूटेटेड अलील है वो क्या करेगा, एक तो सेम प्रोटीन बनाएगा जो कि जीन ने जो ओरिजिनल प्रोटीन था ऊपर बनाया था एवोल्यूशन से पहले, वो सेम प्रोटीन बना दिया उसने, लेकिन ये क्या होगा, लेस एफिशिएंट होगा, ये ठीक है काम चलाओगे काम चल जाएगा इससे, ठीक है। तो और दूसरा जो होगा वो म्यूटेटेड अलील, इसमें क्या होगा, वो कोई प्रोटीन ही नहीं बनाएगा, ठीक है। और थर्ड केस में क्या हो रहा है कि प्रोटीन बना रहा है लेकिन कुछ अलग ही प्रोटीन बना रहा है, अलग तरह का है, ठीक है। तो जो म्यूटेटेड अलील जो सेम प्रोटीन बना रहा है, जो एवोल्यूशन से पहले जो जीन अपना ओरिजिनल जीन था वो बना रहा था, तो वो सेम प्रोटीन तो डोमिनेट ही होगा, ठीक है। और जो बाकी ये 2 बनेंगे जिसमें कोई प्रोटीन नहीं बन रहा और एक अलग तरह से डिफरेंट प्रोटीन बन रहा है, वो क्या होंगे, वो रिसेसिव होंगे। तो इसमें ये 3 दिए हुए हैं, एक तो जो है वो नॉर्मल बनाएगा लेकिन लेस एफिशिएंट एंजाइम बनाएगा जो कि कौन सा शो करेगा, डोमिनेट, ठीक है। और बाकी एक नॉन फंक्शनल है जो कि कोई डिफरेंट प्रोटीन बना रहा है, और एक है जो एंजाइम बना ही नहीं रहा है, कोई प्रोटीन नहीं बना रहा है, वो हो जाएंगे रिसेसिव, ठीक है। तो इस जो ये पैराग्राफ है इसमें वही है जो हमने अभी फ्लो चार्ट के माध्यम से जो पढ़ा था, इसमें वही दे रखा है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं हमारे को डोमिनेंस पे, जो कि एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डोमिनेंस का, ठीक है। तो हमने एक तो पढ़ लिया था इनकम्प्लीट डोमिनेंस, सेकंड जो है हमारा को डोमिनेंस है, दैट इज़ एक्सेप्शन ऑफ द लॉ ऑफ डोमिनेंस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। तो कोडोमिनेंस क्या होता है, जब दोनों ही एलील अपना जो एक्सप्रेशन है वो शो करते हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि एक डोमिनेटिंग है दूसरा रिसेसिव है, इसमें दोनों ही जो पेरेंट है ना वो अपना एक्सप्रेशन शो कर रहे हैं, कोई रिसेसिव नहीं हो रहा है इसमें और ना ही कोई डोमिनेटिंग है, ठीक है। तो एक बार रीड करते हैं हम। Till now, we were discussing crosses where the F1 resembled either of the 2 parents, that is dominant, or was in between incomplete dominance. तो अब तक हमने देखा कि जो पेरेंट होते हैं उनका क्रॉस करवाते हैं, तो F1 जनरेशन जो है उसके जो प्रोजनी आ रही थी वो अपने जो 2 पेरेंट्स हैं उनमें जो डोमिनेटिंग पेरेंट्स है उसकी जैसा प्रोजनी F1 जनरेशन में बन रही थी, या फिर जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में देखा कि इन दोनों के बीच का ही कोई तीसरी जो प्रोजनी है अलग ही कलर की या अलग ही हाइट के वो बन रहे थे। लेकिन जो को डोमिनेंस है इसमें क्या हो रहा है, बट इन द केस ऑफ को डोमिनेंस द F1 जनरेशन रिजेंबल बोथ द पेरेंट। तो इसमें क्या है, जो F1 जनरेशन है वो दोनों पेरेंट्स के जैसी दिख रही है, ठीक है। जिसका अच्छा एग्जाम्पल है ABO ब्लड ग्रुपिंग, ठीक है, इन ह्यूमन बींग्स। ABO ब्लड ग्रुपिंग आर कंट्रोल्ड बाय द जीन I, and the plasma membrane of the red blood cell has a sugar polymer that protrude from its surface, and that kind of sugar is controlled by the gene. The gene I has a 3 allele IA, IB and I. The allele IA and IB produce a slightly different form of sugar, while allele I does not produce any sugar because humans are diploid organisms. Each person possesses any two of 3 I gene allele.
IA and IB are completely dominated over I. In other words, when IA and I are present, only IA express because I does not produce any sugar. And when B and I are present, IB expresses. ठीक है. But when IA and IB are present together, they both express their own types of sugar. This is because of the codominance. तो इसमें क्या है कि जो कोडोमिनेंस है इसको हम मल्टीपल एलिलिज्म भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक जीन के एक से मतलब दो से ज़्यादा एलील्स भी हो सकते हैं। जैसे कि हम ये कब पता कर सकते हैं, पॉपुलेशन के द्वारा पता कर सकते हैं। कोई एक स्पीसीज़ से हमें ये पता नहीं लग सकता है, क्योंकि जो एक स्पीसीज़ है उसमें जैसे अगर आप हो, मैं हूँ, हमारा ब्लड ग्रुप होता है ए या फिर AB, तो हम उसमें सिर्फ एक या दो एलील ही देख सकते हैं, क्योंकि अगर आपका ब्लड ग्रुप AB है तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि आपके अंदर दो एलील्स हो सकते हैं, जैसे IA भी हो सकता है या IO भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो पॉपुलेशन है ना उसके द्वारा ही हमें पता लगता है कि जो एलील्स हैं वो मल्टीपल हो सकते हैं, जैसे कि IAB है, IB भी है और IO भी है। ठीक है, तो ये 3 एलील हैं जो कि जिसको हम बोलते हैं मल्टीपल एलिलिज्म। तो इसमें क्या हो रहा था कि जो रेड ब्लड सेल है ना उनकी सरफेस पे एक शुगर पॉलीमर पाया जा रहा था, जो ये आई जीन से कंट्रोल हो रहा था। और ये आई जीन के 3 एलील्स हैं, एक IA है, दूसरा IB है और तीसरा I है। इसको जो स्मॉल I है इसको हम IO भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो एलील्स हैं IA और IB क्या कर रहे थे, ये एक डिफरेंट टाइप की शुगर बना रहे थे, लेकिन जो I0 मतलब I0 है या फिर हम इसको स्मॉल I बोल सकते हैं, ये कोई भी शुगर नहीं बना रहा है। तो जो IA और IB हैं ये डोमिनेट करेक्टर है। ठीक है, और जो IO है वो क्या है, रिसेसिव है। ठीक है, तो जो ह्यूमन बींग्स हैं वो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, इसीलिए इनमें क्या होते हैं, कम से कम जो 3 जीन एलील हैं IA, IB एंड IO, इनमें से कम 2 एलील्स जो हैं वो पाए जाते हैं ह्यूमन बींग्स में, जिसमें जो IA एंड IB है ना वो कम्प्लीटली डोमिनेट करता है IO पर। ठीक है, तो जो IA है अगर उसमें एक जो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर IA और IO जो ब्लड ग्रुपिंग है वो पाई जा रही है, तो उसमें से जो ब्लड ग्रुप बनेगा उसका वो IA ही बनेगा, यानी कि ए ब्लड ग्रुप होगा। ठीक है, अगर किसी के अंदर IB और IO प्रेजेंट है तो उसमें जो IB है वो ही एक्सप्रेस करेगा, इनकी ऑर्गेन्स का जो ब्लड ग्रुप होगा वो कौन सा होगा, B। ठीक है, अगर किसी केस में ये दोनों ही IA और IB प्रेजेंट एक साथ हैं तो जो AB ब्लड ग्रुप है वो बनेगा, यानी कि ये दोनों ही डोमिनेट करेंगे, क्योंकि दोनों ही डोमिनेटिंग एलील्स हैं। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं कोडोमिनेंस, यानी कि अगर IA और IB दोनों किसी स्पीसीज़ में प्रेजेंट हैं तो IA और IB दोनों ही अपने आप को एक्सप्रेस करेंगी। ऐसा नहीं है कि कोई डोमिनेट होगा इसमें से या फिर कोई इनमें से रिसेसिव होगा। IA और IB दोनों ही डोमिनेटिंग हैं। ठीक है, दोनों ही अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। इसीलिए जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनमें दोनों ही टाइप की शुगर पाई जाती हैं, A और B। ठीक है, सिंस देयर आर 3 डिफरेंट एलील्स, देयर आर 6 डिफरेंट रिकॉम्बिनेशन ऑफ दीज 3 एलील्स आर पॉसिबल एंड देयरफॉर अ टोटल 6 डिफरेंट जीनोटाइप्स ऑफ ह्यूमन ABO ब्लड ग्रुपिंग। हाउ मेनी फिनोटाइप्स आर पॉसिबल। तो इसमें जो जीनोटाइप हैं वो कितनी बन रही है उसका एक फॉर्मूला होता है। जीनोटाइप का फॉर्मूला है N/2 N+1। तो N क्या है, नंबर ऑफ एलील्स हैं, यानी कि 3 जो हमारे एलील्स बन रहे थे, यानी कि IA, IB एंड IO। तो ये जो 3 एलील्स हैं उनको यहाँ पे अपन लिख लेते हैं, जैसे 3/2, 3+1 जो कितना आ रहा है 6, तो 6 कितने हो गए हमारे जीनोटाइप। और फिनोटाइप का फॉर्मूला है N+1। तो इसमें क्या हो गया, जो नंबर ऑफ़ एलील्स हैं वो हैं 3+1 यानी 4 हमारे फिनोटाइप्स हो गए। ठीक है, तो ये टेबल है, इसको भी देख लेते हैं। जो एलील है एक पेरेंट का है IA और सेकंड पेरेंट का है IA, तो जो जीनोटाइप बनेगा ऑफस्प्रिंग में वो क्या बनेगा, IA, यानी कि ब्लड ग्रुप हो जाएगा A। ओके, दूसरा है IA और IB। ठीक है, इनका जो जीनोटाइप है वो कौन सा है, IA, IB, तो AB ब्लड ग्रुप हो जाएगा। फिर है IA और IO, तो इसका जो ब्लड ग्रुप बनेगा, क्योंकि जो IO है ना वो रिसेसिव है तो इसमें डोमिनेट कौन करेगा, IA, तो इसलिए ब्लड ग्रुप बनेगा A।
फोर्थ है IB एंड IA, तो इसमें कौन सा बन रहा है AB। अगर पेरेंट एक B है और दूसरा में IB है, दोनों ही BB मतलब उसमें, तो जो ब्लड ग्रुप है वो B ही बनेगा। ऐसे ही अगर एक पेरेंट का जो एलील है वो IB है, सेकंड में IO है, तो जो O है वो रिसेसिव है, इसीलिए जो ब्लड ग्रुप बनेगा वो कौन सा बनेगा, B। और एक पेरेंट है जिसमें IO है और दूसरे पेरेंट का भी जो एलील वो IO है, तो दोनों के ही जीनोटाइप जो बन रहे हैं वो IO बन रहे हैं, तो इसीलिए उनका ब्लड ग्रुप जो बनेगा ऑफस्प्रिंग में वो कौन सा बनेगा, O, क्योंकि इसमें कोई भी जो डोमिनेटिंग एलील है वो यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो इसीलिए इनमें कौन सा बन जाएगा, O। नाउ कम टू नेक्स्ट। Do you realize that example of ABO blood grouping also provide a good example of multiple alleles, जो हमने भी देख लिया है। Here you can see that there are the more than two, that is 3 alleles governing the same character। क्या एक से ज़्यादा यानी कि जो 3 एलील्स हैं वो एक जैसे करेक्टर भी शो करते हैं, ठीक है। Same an individual only 2 alleles can be present, multiple alleles can be found only when population studies are made। तो जैसा हम जानते हैं कि जो एक स्पीसीज़ होती है उसमें 2 एलील्स ही पाए जाते हैं, तो हम उसको जो स्पीसीज़ स्पेसिफिक नहीं देख सकते, उसको हम पॉपुलेशन के थ्रू ही स्टडी कर सकते हैं, ठीक है, कि जो एलील्स हैं वो मोर देन 2 होते हैं, यानी कि 3 एलील्स पाए जाते हैं, वो हम पॉपुलेशन से ही देख सकते हैं। Occasionally, a single gene product may produce more than one allele. For example, starch synthesis in pea seed is controlled by one gene that has a 2 allele, capital B and a small b। तो इसमें क्या है कि एक सिंगल जीन है जो कि क्या कर रहा था, मोर देन वन इफेक्ट दिखा रहा है। जैसे कि जो पी सीड है ना, वो क्या कर रहा था, उसमें एक जो जीन है वो स्टार्च सिंथेसिस को कंट्रोल कर रहा था, क्योंकि ये जो पी है उसमें क्या होते हैं, 2 जीन होते हैं, एक कैपिटल बी और एक स्मॉल बी। तो जो कैपिटल बी है वो डोमिनेटिंग करेक्टर है, तो वो जो स्टार्च सिंथेसिस है उसको कंट्रोल कर रहा था, ठीक है। स्टार्च इज सिंथेसाइज इफेक्टिवली बाय द कैपिटल बी होमोजाइगोट्स एंड देयरफॉर लार्ज स्टार्च ग्रेन आर प्रोड्यूस्ड। In contrast, small b homozygotes have lesser efficiency in starch synthesis। इसी तरह जो small b homozygotes है उसमें लेस एफिशिएंसी होती है स्टार्च सिंथेसाइज की, और प्रोड्यूस है स्मॉलर स्टार्च ग्रेन, जो क्या कर रही थी, स्मॉलर स्टार्च ग्रेन बनाती है। लेकिन मैचुरेशन के बाद जब सीड्स में जो कैपिटल बी है ना, वो क्या हो जाती है, राउंड हो जाती है, और स्मॉल बी सीड क्या होती है, रिंकल होती है। A heterozygote produce round seed, that so capital B seems to be dominant allele, but the starch grain produced of intermediate size is a capital B small b seed। So if the starch grain size is considered the phenotype, then from this angle the alleles show incomplete dominance। तो जो पी प्लांट है उसमें जो बी जीन है उसके 2 फॉर्म है, एक तो कैपिटल बी है, दूसरा है स्मॉल बी। जो कैपिटल बी हैं वो क्या कर रहे हैं, लार्ज साइज के हैं और राउंड हैं, लेकिन स्मॉल बी क्या है, स्मॉल साइज और रिंकल्ड हैं। तो इनमें जो राउंड लार्ज साइज के जो बी जीन हैं वो क्या कर रहे हैं, जो स्टार्च है जो इसमें प्रेजेंट होता है, और जो स्मॉल बी इसमें स्टार्च एब्सेंट होता है लगभग बहुत कम अमाउंट में, ठीक है। और जो इसमें इनके क्रॉसिंग के बाद F1 जो प्रोजनी बन रही है उसमें जो प्रोजनी बन रही है वो बन रही है इंटरमीडिएट साइज़ की स्टार्च की, और जो कि शेप दे रहा है राउंड, यानी कि कैपिटल बी और स्मॉल बी। तो ये भी शो कर रहा है एक इनकम्प्लीट डोमिनेंस को, क्योंकि इनमें अलग ही जो प्रोजनी है वो बन रही है, ना ही वो कैपिटल बी बन रही है, ना ही स्मॉल बी यानी कि रिसेसिव पेरेंट की तरह बन रही है। तो वो एक न्यू टाइप का जो इंटरमीडिएट साइज़ है वो बन रहा है, ठीक है। तो इसमें जो फिनोटाइप है और जीनोटाइपिक रेशियो दोनों ही क्या बन रहे हैं, 1:2:1, ठीक है। तो इसीलिए ये एक इनकम्प्लीट डोमिनेंस की तरह ही जो रिजोनेंस है वो शो कर रहा है। Therefore, the dominance is not an autonomous feature of a gene or its product that it has a information for. It depends as much on the gene product and the production of particular phenotype from the production as it does the particular phenotype that we choose to examine in a more than one phenotype is influenced by the same gene। तो इसमें क्या है, जो डोमिनेंस ही है ना वो कोई ऑटोनॉमस फीचर नहीं है जीन का, ठीक है। ये खाली एक इन्फॉर्मेशन है जो पेरेंट से प्रोजनी में आ रही है,
और ये क्या है, प्रोडक्शन है फिनोटाइप्स का, जो कि जो फिनोटाइप हैं वो मोर देन जो वन फिनोटाइप हैं वो इन्फ्लुएंस होते हैं एक सिंगल जीन से भी, ठीक है। तो इनमें जो डोमिनेंस है वो डिपेंड कर रहा है प्रोडक्ट ऑफ जीन पे एंड फिनोटाइप्स पर। तो इसके कुछ एक अदर एग्जांपल भी मैं आपको बताती हूँ, जैसे सिकल सेल एनीमिया है। उसमें भी क्या होता है कि जो एक जीन है, खाली उसकी एक जीन की जो पोजीशन है वो चेंज होने की वजह से पूरी की पूरी तो जो ग्लोबिन चेन है हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल की, उसमें जो 6 पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या है, वेलिन आ जाता है। तो उसी वजह से पूरी चेन गड़बड़ हो जाती है और उसमें जो आरबीसी की शेप है वो कौन सी बाइकॉन्केव से क्या हो जाती है, सिक्कल सेल हो जाती है। तो इसीलिए जो एक जीन है ना, वो भी बहुत सारे जो फिनोटाइपिक करेक्टर्स है वो दे सकता है, ठीक है। इसीलिए एक सिंगल जीन क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट अपना रोल प्ले करता है। तो जो को डोमिनेंस है, इसमें क्या हो रहा था कि जो इंटरमीडिएट पोजीशन है वो आ रही थी, ठीक है। यानी कि जैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हो रहा था, जो पेरेंट्स है और जो प्रोजेनी है उनमें अलग ही कुछ देखने के लिए मिल रहा था, अलग ही उनका मिक्सअप देखने को मिल रहा था। तो ऐसा ही इसमें है कि जो इंटरमीडिएट है वो बन रहा है दोनों पेरेंट्स का, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। और जो इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन है यानी कि डाई हाइब्रिड क्रॉस है, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।